संध्या अपने कमरे से बाहर आई तो उसने देखा कि उसके जिठानी कविता कामवाली बाई को एक साड़ी दे रही थी। रानी पर नजर पड़ते ही संध्या सन्न रह गई और उसने शोर भरी नजरों से कविता की ओर देखा। कविता के चेहरे के भाव में कोई परिवर्तन नहीं आया और उसने हंसते हुए बाई को कहकर फिर काम पर आने के लिए कह दिया और उसे जाने के लिए कह दिया। जब बाई चली गई तो संध्या ने धीरे से पूछा, दीदी, आपको यह साड़ी पसंद नहीं आई थी क्या? कविता कहने लगी, अरे, ऐसी साड़ियां मैं नहीं पहनती। जब मायके जाती हूँ तो मेरी माँ मुझे कितनी महंगी महंगी साड़ियां देती है, उसके आगे ये साड़ी तो कुछ भी नहीं है। यह सुनकर संध्या की आंखों में आंसू तैर गए। यह वही साड़ी थी जो उसके मायके से विशेष रूप से उसकी जिठानी के लिए भेजी गई थी और कविता ने बिना एक बार पूछे ही वह साड़ी उठाकर काम वाली बाई को दे दी। कविता संपन्न परिवार से आई थी, इसलिए वह हर बात में संध्या को नीचा दिखाने की कोशिश करती थी। संध्या को इस घर में आए हुए 5 महीने हो चुके थे और इस बार जब वह मायके गई थी तो उसकी माँ ने विशेष रूप से कविता के लिए ही वह साड़ी दी थी और अब वही साड़ी इस तरह से बाई को दे दी गई। संध्या सोच में डूबी थी कि अब वह कभी भी किसी के लिए कुछ भी लेकर नहीं आएगी। उसका उतरा हुआ चेहरा देखकर कविता ने तंज कसते हुए कहा, क्या हुआ? तुम तो उदास हो गई। इसमें उदास वाली कौन सी बात है? मैं तुम्हारे जैसे आर्थिक रूप से कमजोर परिवार से नहीं हूँ, तो इसमें मेरा क्या दोष? अब संध्या से रहा नहीं गया और वह विनम्र शब्दों में कहने लगी, मेरे माता पिता की ज्यादा उम्मीदें नहीं हैं, लेकिन उन्होंने बच्चों को अच्छी परवरिश दी है। उसी के दम पर आज मैं हर महीने 40,000 कमाती हूँ। इसमें मेरे बड़ों की मेहनत है। इसमें आप माँ के नाम पर आप भी अपने दम पर कुछ करके दिखाइए, तब हो कोई बात बनेगी। यह बात सुनकर कविता चुप हो गई और आंखों में आंसू बहने लगे। वह वहां से उठकर चली गई। उसे लगता था कि उसे ज्यादा पढ़ने लिखने या जीवन में संघर्ष करने की क्या जरूरत है, क्योंकि हर एक चीज आसानी से मिल जाती थी। इस कारण उसमें अहंकार आ गया था। वैसे तो उसका स्वभाव अच्छा था, लेकिन ससुराल में हर बात में अपनी माँ का गुणगान करना उसे पसंद था। कविता के सास ससुर भी उसे कई बार समझाते थे कि पैसों के मामले में छोटी बहू को नीचा दिखाने की कोशिश ना करे, लेकिन वह एक कान से सुनती और दूसरे से निकाल देती। एक बार दोनों जेठानी देवरानी मिलकर शॉपिंग करने गई थी। रास्ते में कविता का मायका पड़ता था, तो वह संध्या को लेकर अपने घर ले गई। वहां जाकर तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन रास्ते भर हर चीज में संध्या को नीचा दिखाने की कोशिश होती रही। संध्या मन ही मन सोच रही थी कि काश वह भी अपने मायके को दिखा पाती कि उनका घर कितना सादा लेकिन सच्चा है। एक दिन कविता की माँ ने अपने घर में कहा, देख बेटा, तेरी बहन कविता तो सच में स्वार्थी है। जब यहाँ आती है तो महंगे उपहार, साड़ियाँ और जीवन की फरमाइशें करती रहती है। उसे हम लोगों से कोई मतलब कहाँ है। पिछले महीने मेरी तबीयत खराब थी। मैंने कितनी बार उसे अपने पास आने को कहा, लेकिन उसने मना कर दिया। मैं तभी समझ गई कि वह कितनी स्वार्थी है। इस बार जब वह मायके आएगी तो उसकी एक भी फरमाइश पूरी नहीं करूंगी। मैं तो बचपन से ही उससे ज्यादा प्यार नहीं करती थी। हाँ, हमारे पास रुपयों की कमी नहीं थी, इसलिए वह जो भी मांगती थी भर भर के देती गई। लेकिन आज लग रहा है कि मेरे पैसों के दम पर ही तो वह अपने ससुराल में राज करती है, लेकिन फिर भी उसके मन में मेरे लिए प्यार नहीं है, तो फिर इतना खर्च करने का फायदा ही क्या? कविता का भाई कहने लगा, हाँ, आप सही कहती हैं। वह बहुत लालची है। अपने ससुराल में अपनी धाक जमाने के लिए हम लोगों से खर्चा करवाती है। यह सब बातें कविता सुन रही थी। उसके बगल में खड़ी संध्या ने धीरे से उसके कंधे को छूते हुए पूछा, आप ठीक तो हैं दीदी? कविता की आंखों से आंसू बहने लगे। दोनों वापस घर लौट आई। कविता के चेहरे पर ना तो कोई मुस्कान थी और ना ही कोई घमंड। उसके रिश्तों में उसे आईना दिखा दिया था। माँ के बीमार पड़ने पर वह नहीं आई थी और साफ शब्दों में कह दिया था
कि उसके बेटे की तबीयत खराब है, इसलिए नहीं आ सकती। वैसे भी उसके मायके में भाई भाभी तो थे ही, लेकिन आज वही बात उसके सामने आ खड़ी हुई थी कि उसकी माँ ने बचपन से ही उसके भाई को ही ज्यादा प्यार दिया था। आज उसका अस्तित्व उसे खोखला लग रहा था और वह संध्या से नजरें नहीं मिला पा रही थी। वह तो हमेशा संध्या को नीचा दिखाने की कोशिश करती थी, यह कहकर कि उसका मायका गरीब है। लेकिन जिस इंसानियत और रिश्ते निभाने की बात थी, उसमें आज संध्या का परिवार बहुत आगे निकला था। संध्या सब कुछ समझ रही थी, लेकिन उसने कविता को ग्लानि का एहसास नहीं कराया, क्योंकि वह देख रही थी कि बिना कुछ कहे भी कविता को अपनी गलती का एहसास हो रहा था। इस बात पर किसी ने कोई चर्चा नहीं की। धीरे धीरे कविता भी अपने ससुराल में सहज होने की कोशिश करने लगी थी, क्योंकि किसी के छल या धोखे से जिंदगी रुकी तो नहीं रहती। रुलाने वाले रुलाकर अपना काम कर जाते हैं, लेकिन रोने वाला जिंदगी भर नहीं रोता। कविता ने भी समझ लिया था कि यहाँ कोई रिश्ता दिखावटी नहीं है। उसने बात बात पर अपने मायके की प्रशंसा करनी बंद कर दी थी। उसका मार्केट जाना भी कम हो गया था। कभी कभार औपचारिकता निभाने के लिए मायके जाती थी, तो उसी दिन लौट आती थी, क्योंकि जब से उसे अपने मायके की सच्चाई पता चली थी, तब से वह घर उसे बेगाना लगने लगा था। वैसे भी जहाँ रिश्तों में प्यार नहीं होता, वहां इंसान को रहने की इच्छा ही नहीं होती। कविता ने बड़ा चढ़ाकर अपने मायके की जितनी प्रशंसा की थी, आज वह सारी बातें उसे ही चुभ रही थी। और वह सोचती थी कि इंसान को कभी भी किसी चीज का अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि कब क्या हो जाए कोई नहीं जानता। इसी बीच रक्षाबंधन का त्योहार आया। कविता को उसके भैया भाभी और माँ ने राखी बांधने के लिए बुलाया। वह मायके चली गई, लेकिन इस बार उसके मन में पहले जैसा उत्साह नहीं था। मायके में सभी लोग बहुत खुश थे, लेकिन इस बार कविता को इस त्योहार का आनंद नहीं आ रहा था। राखी बांधने के बाद उसके भैया भाभी ने उसे गिफ्ट में एक महंगा डायमंड नेकलेस दिया। कविता ने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, नहीं भैया, मुझे इतना महंगा उपहार नहीं चाहिए, बस थोड़ा सा प्यार, दुलार और सम्मान ही चाहिए था। यह सुनकर उसका भाई चौंक गया और कहने लगा, इस घर में तुम्हारे सम्मान में कमी किसने की है? हम सभी तो तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। कविता ने धीरे से कहा, काश यह सच होता। खैर कोई बात नहीं, लेकिन मुझे यह महंगा उपहार नहीं चाहिए। आप मुझे बस अपना आशीर्वाद दीजिए। इतना कहकर उसने हाथ जोड़ दिए और डायमंड नेकलेस वहीं रखकर अपना पर्स उठाया और बुझे हुए कदमों के साथ घर से निकल गई। किसी ने उसे रोकने की कोशिश नहीं की। सबके मन में एक चोर छुपा बैठा था। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और नई कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।